दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल छोड़कर मत जाइए, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए और याद कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सत्संगी सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टूथपेस्ट की सामग्रियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग नहीं होता है टूथपेस्ट में। जो हम लोग ब्रश करते हैं उस टूथपेस्ट में दोस्तों सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी उसमें फ्लोराइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तीनों पदार्थ उसमें होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। तो ऑप्शन भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झरना किस देश में स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया वाटरफॉल किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विक्टोरिया वाटरफॉल या विक्टोरिया झरना किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका में है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों बताने है कि क्रेडिट कार्ड जो हम लोग स्वाइप करते हैं शॉपिंग के दौरान, तो बतानी है कि क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना? तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर कार्यरत है? तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा होने पर होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे पथरी। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, स्टोन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा होने पर हमारे शरीर में पथरी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा मोहिनी अट्टम। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अट्टम क्या है? ये भारत का लोक नृत्य नहीं है, भारत का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे मोहिनी अट्टम लोक नृत्य में नहीं आता है, ये शास्त्रीय नृत्य में आता है, जो दोस्तों केरल राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग याद रखेंगे। बाकी तीनों लावणी, कालबेलिया, रॉफ, ये तीनों क्या है? ये तीनों लोक नृत्य है, फोल्क डांस है। लेकिन दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है ये क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? तो केरल राज्य का। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम क्या है? लोक नृत्य नहीं है, ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? तो केरल राज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों एनसीआर क्षेत्र में। एनसीआर से कहने का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। आप लोग याद रखेंगे एनसीआर का मतलब यही होता है, और ओखला पक्षी अभयारण्य भी इधर ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग माइक्रोचिप बनाने के लिए किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सिलिकॉन का। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है माइक्रोचिप बनाने के लिए। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक में किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? बिल्कुल दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने। आप लोग याद रखेंगे। तो बतानी है कि कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक में किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी पुस्तक में। किनके द्वारा रचित है? तो कल्हड़ के द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम
कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्वालियर में। ऑप्शन बी कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस गुफाओं की खुदाई जो है राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे खंडगिरी की गुफाएं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। खंडगिरी गुफाएं की खुदाई किनके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे राजा खारवेल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्लू मून से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बताने कि ब्लू मून क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ब्लू मून। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट का बल्ला यानी कि बैट बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विल्लो। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विल्लो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? बतानी है दोस्तों कि जो हम भोजन करते हैं और जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को किस यूनिट में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैलोरीज में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज यूनिट में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ट्रांसफर करता है? बताने दोस्तों कि इनमें से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो आप लोग याद रखेंगे बैटरी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। जो जो दोस्तों बैटरी है ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए होने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, बताने कि सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अशोक। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, सम्राट अशोक। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अशोक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उस पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है? दोस्तों बतानी है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, लीवर यानी कि यकृत के द्वारा उत्पादन होता है। किस प्रोटीन का? हिपैरिन नामक प्रोटीन का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पिस्टल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि पिस्टल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे सैमुअल कोल्ट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? पिस्टल का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे सैमुअल कोल्ट ने। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? बताने दोस्तों कि इनमें से कौन सा पिंड है जो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना है? तो आप लोग याद रखेंगे कोमेट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, कोमेट यानी कि धूमकेतु ये क्या है? बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जीवाणु है? तो आप लोग याद रखेंगे राइजोबियम। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? दोस्तों बतानी है कि भारत के किस राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, संपूर्ण डिजिटल राज्य है केरल, भारत का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत का संपूर्ण डिजिटल राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे केरला है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? कहने का मतलब है दोस्तों कि किस ग्रह का जो आकार है बिल्कुल पृथ्वी के आकार के बराबर है, पृथ्वी के आकार के जैसा है। तो आप लोग याद रखेंगे शुक्र यानी कि वीनस, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आकार की दृष्टि से पृथ्वी के आकार के एकदम निकट है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल हमारे पृथ्वी के आकार के जैसे है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएफओ से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बताने हैं कि यूएफओ से क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? आप लोग याद रखेंगे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, यूएफओ का मतलब क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? दोस्तों बतानी है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी ब्रिटिश से लड़ते हुए? तो आप लोग याद रखेंगे ग्वालियर में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिशों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था, कमेंट करेंगे। और देहांत कहाँ हुआ था दोस्तों ब्रिटिश से लड़ते हुए? तो वो ग्वालियर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। दोस्तों बतानी है कि नई दिल्ली को डिजाइन करने वाला आर्किटेक्चर कौन था, वास्तुकार कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे सर एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के आर्किटेक्चर का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे सर एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन बिल्कुल वही जिन्होंने तड़ित चालक की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे इन्होंने ही बाइफोकल लेंस का भी आविष्कार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल दोस्तों, धौलावीरा क्या है, एक पुरातात्विक स्थान है, स्थल है। बताने कि किस समय से यह जुड़ा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है धौलावीरा, जो कि क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है, स्थान है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि विनेगर में, सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो आप लोग याद रखेंगे एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसमें दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है? बताने दोस्तों कि इनमें से कौन सी मिसाइल भारत की पहली मिसाइल है जो सतह से सतह पर क्या करती है, वार करती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी हमारे देश की ऐसी मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है, वार करती है। तो ऑप्शन से आप लोग याद रखेंगे मिसाइल का नाम है पृथ्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों बताने हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे एंटोनी लवोइसियर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। एंटोनी लवोइसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।